हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका केमिस्ट्री की नेक्स्ट क्लास में। देखिए, लास्ट जो टॉपिक अपन ने पढ़ा था वो पढ़ा था सेल विभव और विभवांतर में अंतर। सेल विभव और विभवांतर में अंतर। और कई बच्चों के डाउट आ रहे हैं कि जी सेल विभव विभवांतर विद्युत वाहक बल क्या होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा देख लो क्या होता है। हमने कोई भी सेल लिया, हमने कोई भी सेल लिया और उस सेल के लिए मानक परिस्थितियों में जो उसका विभव था वो अपने थ्योरेटिकली काउंट कर लिया, गणना करके कि इतना आना चाहिए। वो होता है उसका विद्युत वाहक बल। ठीक है ना। जैसे मैं डेनियल सेल की बात करता हूं। हमने डेनियल सेल लिया। डेनियल सेल में एक कॉपर का इलेक्ट्रोड था, एक जिंक का इलेक्ट्रोड था। कॉपर के इलेक्ट्रोड की वैल्यू होती है 0.34 वोल्ट, जिंक के इलेक्ट्रोड की होती है 0.76 वोल्ट। और अपने थ्योरेटिकली काउंट कर लें कि इसके द्वारा जो सेल बनेगा उसकी वैल्यू होनी चाहिए 1.1 वोल्ट। तो ये 1.1 वोल्ट जो है ना, ये है ईएमएफ, विद्युत वाहक बल। क्या है? विद्युत वाहक बल। क्लियर है। अब देखो, यदि हमने इस सेल का थ्योरेटिकली काउंट कर लिया, ये तो विद्युत वाहक बल आ गया। अब अपन इस सेल को पोटेंशियोमीटर में लगाते हैं, पोटेंशियोमीटर या विभव मापी में लगाते हैं। तो विभव मापी में जो सेल होता है ना, उसकी जो काउंटिंग की जाती है विभव की, वो काउंट किसमें की जाती है? बंद स्थिति में। क्योंकि जब आप इसका विभव काउंट करोगे तब सेल जो होता है वो काम नहीं कर रहा, बंद, परिपथ बंद नहीं, सेल बंद होगा। परिपथ तो खुला होगा, सेल काम नहीं कर रहा है। और जब सेल काम नहीं कर रहा है तो आंतरिक प्रतिरोध नहीं है, तो जो इसका वोल्टेज होना चाहिए ना, वो का वो वोल्ट आएगा। तो हमने इसकी वोल्टेज काउंट की जब विभव मापी से, तब जो वोल्टेज आई उसे नाम दे दिया सेल विभव। अब सेल विभव विद्युत वाहक बल के बराबर आ गया कि नहीं आ गया? और हमने इसी सेल को वोल्टमीटर लगाकर इसका वोल्टेज काउंट किया। उस समय सेल काम कर रहा था, और जब सेल काम कर रहा था तो आंतरिक प्रतिरोध के कारण थोड़ा बहुत 1.05 या 1.0 वोल्ट इस प्रकार से कोई वोल्टेज आएगा, वो होता है विभवांतर। क्या होता है? विभवांतर। बस इतना समझ लो। कोई भी सेल है, उसका वास्तव में जो विभव होना चाहिए सेल का, वो तो होता है विद्युत वाहक बल, जो हम थ्योरी से काउंट करते हैं। और यदि उसको पोटेंशियोमीटर या विभव मापी से ज्ञात किया जाए तो बिना किसी आंतरिक प्रतिरोध के वो का वो प्राप्त होगा जो होना चाहिए, उसे बोलेंगे अपन क्या? सेल विभव। और यदि सेल वर्किंग कर रहा है उस समय काउंट करें वोल्ट मीटर से, तो वो क्या होगा? विभवांतर। क्या होगा? विभवांतर। तो जब भी किसी सेल की वोल्टेज विभव मापी से ज्ञात करते हैं तो उसे सेल विभव कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल विभव। और जब वोल्ट मीटर से ज्ञात करते हैं तो उसे विभवांतर कहते हैं। और रही विद्युत वाहक बल की बात, तो वो उसका वास्तविक मान होता है जो हम थ्योरेटिकली काउंट करते हैं कि क्या आना चाहिए। क्लियर है? इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो क्लियर हो गए, कोई और है तो और पूछ लेना। ठीक है ना। चलो, इसके बाद स्टार्ट करते हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हमने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड तो कर लिया। अब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड के बाद एक इलेक्ट्रोड आता है, कौन सा? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हेडिंग डालो, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और जब तक एनसीईआरटी थी तब तक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जिससे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते थे। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, SHE, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। देखिए, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सबसे पहले जरूरत क्यों पड़ी? देखो, हमें किसी भी सेल के लिए उसका सेल विभव या विभवांतर ज्ञात करना हो तो हम क्या करते हैं? वोल्ट मीटर या पोटेंशियोमीटर, जिसको विभव मापी बोलते हैं, उसकी सहायता से ज्ञात कर सकते हैं ना। लेकिन यदि कोई एक इलेक्ट्रोड दे दिया जाए, आपको एक इलेक्ट्रोड दे दिया कि इसमें कोई कंसंट्रेशन का कॉपर सल्फेट है और ये कॉपर की छड़ डूबी हुई है, और इस इलेक्ट्रोड के लिए आप बताइए कि इसका इलेक्ट्रोड विभव क्या होगा, तो हम ज्ञात नहीं कर सकते। हमारे पास सेल है, इलेक्ट्रोडों का युग्म है, तो अपने वोल्ट मीटर की सहायता से या विभव मापी की सहायता से उसका क्या कर सकते हैं? विभवांतर या सेल विभव ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन केवल एक इलेक्ट्रोड दे दिया जाए
जिंक सल्फेट में जिंक की छड़ को डुबो के छोड़ दिया और बताओ विभव क्या होगा। कॉपर सल्फेट में कॉपर की छड़ को डुबो दिया और कहा विभव क्या होगा, तो हम ज्ञात नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से अकेले इलेक्ट्रोड, इस प्रकार से क्या हो गए, अकेले इलेक्ट्रोड जिनका हमें विभव ज्ञात नहीं है, जिन्हें अपन अज्ञात इलेक्ट्रोड बोलते हैं, उन इलेक्ट्रोडों का विभव ज्ञात करने के लिए क्या लिया गया, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है ना। तो ध्यान रखना, सबसे पहले हम ये चीज बताएंगे कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की जरूरत क्यों पड़ी और उसके बाद ये क्या होता है। ठीक है ना। तो अपना टॉपिक है SHE, SHE। ठीक है ना। अब देखो जी, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसकी रिक्वायरमेंट कैसे पड़ी, क्या काम करता है। ठीक है ना। तो रिक्वायरमेंट लिख देता हूं, क्या काम करता है खुद बता दो, क्या काम करता है, अज्ञात इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए, क्या काम आता है बेटा, अज्ञात इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए। ठीक है ना। अब देखेंगे इसकी स्ट्रक्चर और फिर देखेंगे फंक्शन। ठीक है ना। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर उसके बाद फंक्शन देखेंगे कि ये काम करता कैसे। ठीक है ना। देखो जी, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, सबसे पहले मानक वर्ड आ गया। मानक शब्द जहां भी आ जाता है वहां सारी मानक परिस्थितियां लगेगी। और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यानी इलेक्ट्रोड का काम हाइड्रोजन करेगा। हाइड्रोजन कोई धातु तो है नहीं, हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, तो यहाँ इलेक्ट्रोड का काम एक गैस कर रही है। और ये बात ध्यान रखना, कहीं भी इलेक्ट्रोड का काम यदि किसी गैस के द्वारा किया जाए तो वहां कोई ना कोई धातु ऐसी जरूर आएगी जो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण का काम करे, क्योंकि गैसों के द्वारा इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, इस हाइड्रोजन गैस के लिए एक ऐसी धातु लेंगे जो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण का काम करे लेकिन खुद विक्रिया में भाग ना ले, और ऐसी धातु क्या होती है, प्लेटिनम। क्या होती है, प्लेटिनम। तो देखो जी, सबसे पहले क्या किया जाता है, एक प्लेटिनम का तार लिया जाता है। स्ट्रक्चर देख लेना, स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। एक प्लेटिनम का तार लिया जाता है और प्लेटिनम के तार के आगे एक प्लेटिनम की प्लेट लगा दी जाती है। और ये वाली जो प्लेटिनम की प्लेट होती है इसमें माइक्रोफाइन प्लेटिनम यानी सूक्ष्म विभाजित पाउडर किया हुआ प्लेटिनम जो होता है ना, वो लगा दिया जाता है। इसका काम होता है रिएक्टिव सरफेस अवेलेबल करवाना। इसको प्लेटिनम ब्लैक भी बोलते हैं, मैं ब्लैक कलर से बना रहा हूँ, प्लेटिनम ब्लैक। ये रिएक्टिव सरफेस है जो रिएक्शन एरिया अवेलेबल करवाती है। अभिक्रिया सारी यहाँ होगी इलेक्ट्रोड की। क्लियर है। अब देखो जी, इसे अब ये तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करने का काम कर रही है। मेन इलेक्ट्रोड तो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन को लेके आते हैं। ठीक है ना। तो एक कांच की ट्यूब होती है ऐसी, चलो जी, ये कांच की ट्यूब है और इसमें गैस है हाइड्रोजन, H2 गैस। ठीक है। ये वाले प्लेटिनम वायर को आगे जोड़ने के लिए जोड़ दो किसी से। ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रोड का एक तार जुड़ा होगा, इसे इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं या जा सकते हैं, जो भी है। अब इसे कोई ना कोई पात्र में लो। मैंने आपको पहले कहा था कि कोई भी इलेक्ट्रोड बनाया जाता है उसमें जो आपको जिन चीजों को ध्यान रखना है, वो नंबर एक चीज क्या होती है कि इलेक्ट्रोड किसका है वो प्रेजेंट होना चाहिए। तो इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन गैस का है, वो प्रेजेंट होगी। दूसरा, उसका एक विद्युत अपघटय विलयन होना चाहिए। ठीक है ना। जैसे जिंक का इलेक्ट्रोड है तो विद्युत अपघटय विलयन जिंक सल्फेट होता है और उसमें जिंक के आयन रहते हैं। कॉपर के इलेक्ट्रोड में कॉपर सल्फेट कॉपर के आयन रहते हैं। सिल्वर के इलेक्ट्रोड में सिल्वर का कोई आयन रहेगा Ag+। ऐसे ही हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड में विद्युत अपघटय विलयन में हाइड्रोजन के आयन रहने चाहिए, और वो लोग ये बना लेते हैं अपन
कि इस विद्युत अपघट्य विलयन में आयन कौन से प्रेजेंट है, H+, तो आप विद्युत अपघट्य विलयन HCl का ले सकते हो, H2SO4 का ले सकते हो, HNO3 का ले सकते हो, किसी का भी ले लेना, लेकिन उसमें होना क्या प्रेजेंट चाहिए, H+, H+। क्लियर है? ये लो जी, यहां तो गैस भरी हुई है, कौन सी गैस भरी हुई है, हाइड्रोजन। यहां सॉल्यूशन है, और ये जो प्लेटिनम ब्लैक है, ये इन दोनों का क्या करता है, कॉन्टेक्ट एरिया है, यहां दोनों एक दूसरे के संपर्क में है। ये लो जी, इसका नाम मैं लिख देता हूं, प्लेटिनम ब्लैक। ये क्या हो गया, रिएक्टिव सरफेस। कौन सी होगी, रिएक्टिव सरफेस। अब देखो जी, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनके तैयार है, लेकिन हमने एक शब्द पहले लगा दिया था, मानक। मानक, तो मानक के लिए मानक परिस्थितियां होनी चाहिए, मानक परिस्थितियां लिख देता हूं। यहां मानक परिस्थितियां नंबर 1, जहां अभिक्रिया हो रही है वहां 298 केल्विन टेम्परेचर है, मानक परिस्थितियां आ गई। चलो जी, दाब, दाब तो इस पे तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, सॉल्यूशन पे दाब का फर्क पड़ेगा किसके ऊपर, हाइड्रोजन गैस पे। चलो जी, जहां हाइड्रोजन गैस है उसका दाब होगा 1 atm। हाइड्रोजन गैस कौन से दाब पे है, 1 atm पे। ध्यान रखना, एनसीईआरटी हमेशा इसको 1 बार मानती है, कंपटीशन में 1 बार चलता है, लेकिन राजस्थान बोर्ड इसको 1 atm मानेगा, आपको वही लिखना पड़ेगा, तो 1 atm। अब देखो जी, ताप, दाब और सांद्रता, तो ताप आ गया वातावरण का जहां विक्रिया हो रही है, दाब आ गया जो गैस काम में ले रहे हैं, सांद्रता विलीन क्या आएगी, कितनी आएगी, ये लो जी सांद्रता। सांद्रता क्या होगी, 1 मोल, 1 m। ये चीजें फिक्स होनी चाहिए, तभी मान क्या आएगा, मानक आएगा। तो हमने मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिया, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में एक कांच की ट्यूब ली, उस कांच की ट्यूब में हाइड्रोजन गैस भरी हुई है जिसका दाब 1 atm है, इसके अंदर एक प्लेटिनम का तार लगा हुआ है, प्लेटिनम का तार लगा हुआ है जो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण का काम करता है। ये आगे प्लेटिनम ब्लैक से जुड़ा हुआ है, ये रिएक्शन सरफेस है, इसमें क्या होता है, सूक्ष्म विभाजित प्लेटिनम एक पत्ती के ऊपर लेपित होता है, और ये पत्ती जो है ना वो इधर से गैस के, इधर से किसके संपर्क में आ गई, विलयन के, ठीक है ना। अब देखो अभिक्रिया होती है तो कई बार यहाँ से हाइड्रोजन गैस के बुलबुले निकलते हैं, ये हम बना देते हैं, एक रिएक्शन में निकलेंगे, हो सकता है ना निकले, लेकिन बना दो। ये क्या है, हाइड्रोजन गैस के बबल्स है, अभिक्रिया करेगी, तो वो कौन सी अभिक्रिया वो आगे बताऊंगा, ठीक है ना। और नीचे जो विलयन बना हुआ है वो हाइड्रोजन आयन का है, 1 मोलर सांद्रता पे, दाब 1 atm, ताप 298 केल्विन, और सांद्रता क्या होगी, 1 मोलर। इस प्रकार का जो सिस्टम बन गया इसे ही क्या बोलते हैं, SHE, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है ना। और इस मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव जो इन्होंने माना है और इसी से सारी श्रेणी बनाई है, वो होता है ई नोड SHE। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखना, 0.00 वोल्ट, ये मान फिक्स है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, यानी इस परिस्थिति पे यदि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड बनाया गया है तो उसका जो इलेक्ट्रोड विभव है वो फिक्स है, 0.00 वोल्ट। क्लियर है? अब देखो जी, थोड़ा सा ध्यान करना, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ये वाला है, और हमने मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिया है किसी अज्ञात इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए। क्लियर है? अब हमने ये इलेक्ट्रोड ले लिया, इस इलेक्ट्रोड का हमें इलेक्ट्रोड विभव पता है, अब हमें जिस भी अज्ञात इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना है उसको इसके साथ जोड़ के सेल बना देंगे। चालक तार ये रहा जोड़ने के लिए, विद्युत अपघट्य विलयन ये रहा लवण सेतु से जोड़ने के लिए, और हम सेल बना देंगे। जब हम सेल बनाएंगे तो ये या तो एनोड बनेगा या कैथोड बनेगा, यानी इससे ज्यादा रिएक्टिव अगर आपने कोई जोड़ दिया इलेक्ट्रोड तो ये कैथोड बन जाएगा, और कम जोड़ दिया तो एनोड बन जाएगा। तो इसको उस अज्ञात इलेक्ट्रोड से जोड़ते ही सेल बन गया कि नहीं बन गया?
उस सेल का सेल विभव हम ज्ञात कर सकते हैं, उस सेल का सेल विभव वोल्ट मीटर से या विभव मापी से ज्ञात कर लेंगे। और इस इलेक्ट्रोड का हमें पहले से पता है, कुल सेल का विभव आ गया, इलेक्ट्रोड का पता है, तो बचे हुए इलेक्ट्रोड का विभव नहीं ज्ञात कर सकते क्या? यही तरीका होता है, आजकल क्वेश्चन नहीं आता है इसके ऊपर, ठीक है ना। अज्ञात इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात करना इससे नहीं आता, ठीक है ना, लेकिन इसकी बनावट आ जाती है। तो ये क्लियर हो गया। अब इस कई बार पूछ लिया जाता है कि SHE एनोड के रूप में काम करेगा या कैथोड के रूप में, तो SHE एनोड भी बन सकता है और कैथोड भी बन सकता है, वो तो टेबल बताएगी। अगर आपने अज्ञात कॉपर का इलेक्ट्रोड लिया है और SHE के साथ जोड़ रहे हो, तो ये हाइड्रोजन जो होता है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो यहाँ SHE एनोड बनेगा, कॉपर कैथोड बनेगा। और जिंक ले लिया तो जिंक एनोड बनेगा, SHE का बन जाएगा कैथोड। यानी हमारा SHE एनोड का काम भी करता है और कैथोड का काम भी करता है। तो फिर दोनों का काम करता है, तो देखते हैं कि SHE एनोड के रूप में कैसा है और SHE कैथोड के रूप में कैसा है, ठीक है ना। तो देखो जी, पहला फर्स्ट कंडीशन SHE as a anode, SHE as a anode। अब बताओ जी, SHE अगर एनोड का काम करेगा तो इसमें कौन सी अभिक्रिया होगी? अपचयन या ऑक्सीकरण? शाबाश, ऑक्सीकरण। कौन सी अभिक्रिया होगी? ऑक्सीकरण, अर्ध अभिक्रिया। अभिक्रिया कौन सी संपन्न करानी है? ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया। अब एक बात बताओ, आपके पास हाइड्रोजन है, आपके पास हाइड्रोजन आयन है, हाइड्रोजन को हाइड्रोजन आयन में चेंज करोगे तब ऑक्सीकरण होगा, या हाइड्रोजन आयन को हाइड्रोजन में चेंज करोगे तब ऑक्सीकरण होगा? ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन छोड़े जाते हैं, हाइड्रोजन आयन इलेक्ट्रॉन छोड़ के कभी हाइड्रोजन नहीं बना सकते, लेकिन हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन छोड़ के हाइड्रोजन आयन बना सकती है। तो अभिक्रिया क्या होगी? ये लो जी, H2 कौन सी कंडीशन में? गैसियस। किसमें चेंज होगी? 2H प्लस एक्वस और प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन। अब हमने यहाँ SHE लिखा है, अभी भी अपन ने स्टैंडर्ड नाम लिखा है, तो तुम इस चीज को मत भूलना, यहाँ इसके साथ हमेशा 1 ATM और यहाँ इसके साथ हमेशा 1 M लिखा जाएगा। तो अपना जो हाइड्रोजन गैस था वो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर हाइड्रोजन आयन का निर्माण करके ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया संपन्न करता है। क्लियर है? तो इसकी जो ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया या अर्ध सेल अभिक्रिया या एनोड अभिक्रिया क्या होगी? H2 कन्वर्ट इनटू H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। और इसके लिए सेल आरेख कैसा बनेगा वो देखो, सेल आरेख। सेल आरेख में क्या बनाना है? हाइड्रोजन को शो करना है। हाइड्रोजन किसमें चेंज हो रहा है? H प्लस में। हाइड्रोजन गैसियस था, H प्लस क्या है? एक्वस है। अच्छा, हाइड्रोजन जो था उसका दाब था 1 ATM और इसकी कंसंट्रेशन है 1 M, इसको भी साथ में लिख देना। अब हमने सेल आरेख में ये तो बता दिया कि ऑक्सीकरण हुआ, लेकिन एक चीज बताने की बहुत जरूरी है, और वो ये है कि ये सब काम संपन्न करवाने के लिए जो इलेक्ट्रॉन छोड़े गए, कि हाइड्रोजन यहाँ से हाइड्रोजन आयन में चेंज होके गया, तो जो इलेक्ट्रॉन त्यागे वो ना तो विलियन लेता और ना ये लेता, तो वो इलेक्ट्रॉन इस प्लेटिनम तार ने लिए हैं, तो हम यहाँ पे प्लेटिनम भी शो करेंगे। सेल आरेख में यहाँ एक चीज फालतू में जोड़ दी जाती है, दैट वाज प्लेटिनम सॉलिड। तो ये जब भी एनोड का आरेख बनेगा, सबसे पहले PTS, और ये हमेशा औरों के लिए बनाते हैं, ये एक चीज साथ में और जोड़ दी जाएगी, ये ध्यान रखना। ये आपका क्या हो गया? सेल आरेख। क्या चेंज की है? इसके साथ हमने प्लेटिनम सॉलिड को जोड़ दिया। और इसका एनोड के रूप में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की अगर जब बात की जाए तो वो तो फिक्स है, इनोड SHE चाहे एनोड हो चाहे कैथोड, वैल्यू क्या होगी? 0.00 वोल्ट, क्योंकि एनोड और कैथोड में चेंज किसका होता है? साइन का। तो कभी प्लस का 0 लेना, कभी माइनस का 0 लेना, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो कभी प्लस का 0, कभी माइनस का 0। तो SHE एज एनोड हो गया। अब बात करते हैं SHE
एज ए कैथोड। SHC जब भी कैथोड के रूप में आएगा, अभिक्रिया कौन सी वाली होगी? अपचयन वाली। कौन सी वाली होगी? अपचयन वाली। तो ये लो जी, अपचयन अर्धविक्रिया। अब अपचयन अर्धविक्रिया में हाइड्रोजन आयन किसमें चेंज होगा? हाइड्रोजन गैस में। तो लिख दो जी, H प्लस एक्वस प्लस में इलेक्ट्रॉन इक्वल टू H2। अब H प्लस से तो H2 बनता नहीं है, अगर H प्लस को रखोगे तो आधा H2 बनाना पड़ेगा। ये काम कर दो, 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और एक हाइड्रोजन का अणु बढ़ गया। यहाँ ये एक्वस था, ये गैसियस था। एक्वस था तो कंसंट्रेशन 1m थी और गैसियस था तो 1 atm। अब देखो जी, ये जो हाइड्रोजन आयन यहाँ प्रेजेंट है वो यहाँ आके और इधर से कोई इलेक्ट्रॉन आया, उस इलेक्ट्रॉन को लेके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं और वो जो गैस बनती है ना, वो यहाँ से बबल के रूप में बाहर निकलती रहती है। वो अंदर नहीं बढ़ेगी, बबल के रूप में क्या होगी? बाहर निकल जाएगी। तो इस प्रक्रिया में जो सेल आरेख बनेगा, सेल आरेख में कभी संतुलित विक्रिया दर्शाने की जरूरत नहीं होती, ठीक है ना। किससे क्या बनता है वो बताते हैं, ठीक है। तो सेल आरेख में देखो क्या बनेगा, H प्लस कैसा था? एक्वस, कन्वर्ट हो गया H2 गैसियस। और ये काम करने के लिए इलेक्ट्रॉन कौन लेके आया था? प्लेटिनम। एनोड के सेल आरेख में प्लेटिनम को पहले जोड़ेंगे क्योंकि पहले आता है, कैथोड का सेल आरेख बाद में आता है, तो प्लेटिनम बाद में जोड़ दो, बीच में कुछ नहीं जोड़ना, ठीक है ना। और यहाँ एक्वस जो था ना, उसकी कंसंट्रेशन 1m थी। ये सेल आरेख में दर्शाना बहुत जरूरी है। अभिक्रिया में भूल जाओ तो भी चल जाएगा, लेकिन सेल आरेख में नहीं बोलना चाहिए। और इसके लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा? 0.0 वोल्ट। चाहो तो माइनस का प्लस का, क्योंकि इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यही माइनस है, यही प्लस है। ये है आपका मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्लियर? थोड़ा सा दोबारा समझो। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक ऐसा इलेक्ट्रोड है जिसमें हाइड्रोजन गैस को मानक परिस्थितियों पर, यानी मानक ताप, मानक दाब और मानक सांद्रता पर इलेक्ट्रोड के रूप में काम में लिया जाता है। और इस इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड विभव है वो 0.00 वोल्ट माना गया है, होता नहीं है, माना है। यहीं से शुरू किया है। इसका जो भी विभव था वो 0 था। अब इससे ज्यादा वाले सारे प्लस हो गए, कम वाले क्या हो गए? माइनस हो गए, ठीक है ना। काम क्यों है? रिक्वायरमेंट क्या पड़ी? ये अज्ञात इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए काम में आता है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोड विभव फिक्स है। तो हम इसी परिस्थिति में, इसी मानक परिस्थिति में दूसरे इलेक्ट्रोड को इससे जोड़ के सेल बना लेंगे, सेल का विभव ज्ञात कर लेंगे। और सेल का विभव पता है तो इस इलेक्ट्रोड को साथ में जोड़ के इसका विभव पता, सेल का विभव पता, और सूत्र कौन सा काम में लेंगे? ये वाला, क्योंकि हमें पता है। ये यहां बना रहा हूं, ई सेल इक्वल टू ई आर माइनस ई एल। इसमें से आपको ई सेल का पता है और इनमें से कोई एक का पता है, चाहे इसका हो चाहे इसका हो, क्योंकि ये एनोड कैथोड दोनों हो सकते हैं। तो किसी एक का पता है तो दूसरा नहीं निकाल सकते क्या? जैसे आपको ये निकालना है तो ई आर बराबर क्या होगा? ई एल माइनस ई सेल। और ई एल बराबर क्या होगा? ई सेल माइनस ई आर। सूत्र तो आपको आगे पीछे करने आते हैं, कैसे कर लेना, ठीक है ना भी। इसमें से ये पता हमें हो जाएगा और इन दोनों में से एक हाइड्रोजन है जो 0 है, वो हमें पता है, तो बचे हुए इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड वो ज्ञात कर सकते हैं। अब इसका वोल्टेज ये हो गया, ये एनोड के रूप में ऐसे काम करता है, कैथोड के रूप में ऐसे काम करता है। इसको देख लो, 5 मिनट का टाइम है, आराम से सुंदर सा बना लो, ठीक है ना। और कोई दिक्कत लगे तो डाउट बॉक्स है आपके लिए, बनाइए।
अरे उतार लिया। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड डायग्राम, इसकी ऑक्सीजन अर्धविक्रिया और इसकी अपचयन अर्धविक्रिया। ठीक है, अब देखो अब अपने देख लिया कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है, इस पे शॉर्ट नोट आता है, टिप्पणी आती है जो आप कर सकते हो। ठीक है ना। इसके बाद अपन जो काम करेंगे, देखिए मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से तुम अज्ञात इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड वो ज्ञात कर सकते हैं। ये एक प्रैक्टिकल प्रोसेस है। कई बार ये आ जाता है कि सैद्धांतिक रूप से कोई इलेक्ट्रोड दे दिया, आपको इलेक्ट्रोड दिया नहीं है, सैद्धांतिक रूप से इलेक्ट्रोड देने का मतलब होता है आपको ये बता दिया कि इस विलयन में हमने इस छड़ को डुबो रखा है, विलयन की सांद्रता ये है, छड़ ये है, ताप ये है, ये कंडीशन है, ये दाब है, तो इस इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात कीजिए। तो सैद्धांतिक रूप से भी ज्ञात करना पड़ता है, और सैद्धांतिक रूप से ज्ञात करने के लिए नरस नाम का वैज्ञानिक आया था, और नरस ने जो समीकरण दी थी उसे बोलते हैं नरस इक्वेशन या नरस समीकरण। ये भी किसी अज्ञात इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के काम में आती है। ठीक है ना। तो नेक्स्ट जो अपना हेडिंग है वो है नरस इक्वेशन व इसके द्वारा अज्ञात इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना। ये लीजिए नरस समीकरण क्या है और इसके द्वारा अज्ञात इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव कैसे ज्ञात किया जाता है, अपना नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है ना। नरस समीकरण और इसके द्वारा अज्ञात इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना। देखिए नरस ने क्या किया था, सबसे पहले नरस समीकरण की बात करते हैं। नरस या नरनस, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, इसका नाम आता ही नहीं है, नरस या नरनस्ट। तो नरस समीकरण क्या होती है वो देखिए। देखो नरस ने क्या किया था, कोई इलेक्ट्रोड है, उस इलेक्ट्रोड का एक होता है इलेक्ट्रोड विभव और एक होता है मानक इलेक्ट्रोड विभव। देखो ये वाला मान हमेशा फिक्स होता है। मैंने कॉपर का इलेक्ट्रोड ले लिया, अब मैं कॉपर को किस सांद्रता में डुबोता हूं, उस समय का इलेक्ट्रोड विभव, तो उसका इलेक्ट्रोड विभव हो गया। और मानक ताप दाब और सांद्रता ले ली, वो मानक इलेक्ट्रोड विभव हो गया। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान तो फिक्स हो गया कि नहीं हो गया। तो नरस ने क्या कर दिया, किसी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव के मध्य एक संबंध स्थापित कर दिया, और उस संबंध को क्या नाम दे दिया, नरस समीकरण। क्या दे दिया, नरस समीकरण। तो हम किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव उसके मानक इलेक्ट्रोड विभव की सहायता से ज्ञात करते हैं। ठीक है ना, यही नरस समीकरण है। ठीक है, तो लिख लो नरस ने किसी इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोड विभव व मानक इलेक्ट्रोड विभव के मध्य एक संबंध स्थापित किया, जिसे नरस्ट समीकरण कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, नरस्ट समीकरण। और जब भी मानक इलेक्ट्रोड या इसके बाद जहां भी बात करेंगे हम अपचयन विभव की ही बात करेंगे। कोई भी इलेक्ट्रोड हो, चाहे उसका ऑक्सीकरण हो रहा हो चाहे अपचयन हो रहा हो, हम मानेंगे क्या, अपचयन। समीकरण कौन सी लेंगे, अपचयन की। विभव कौन सा ज्ञात करेंगे, अपचयन वाला ही।
क्लियर है? तो नरस ने क्या किया, किसी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव व मानक इलेक्ट्रोड विभव के मध्य एक संबंध स्थापित किया, जिसे क्या कहते हैं, नरस समीकरण कहते हैं। ठीक है ना? अब देखो जी, इसने क्या कहा, माना किसी इलेक्ट्रोड पर निम्न अभिक्रिया संपन्न हो रही है। माना किसी इलेक्ट्रोड पर निम्न अभिक्रिया क्या हो रही है, संपन्न हो रही है। ठीक है ना? अब अभिक्रिया क्या होगी, देखो जी, इलेक्ट्रोड कोई सा भी हो, अभिक्रिया अपचयन वाली लेनी है। ठीक है ना? तो हम क्या मानेंगे कि वहां धातु था M और धातु का आयन था Mn प्लस एक्वस, और उसने N इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना दिया, M सॉलिड। बस यही अभिक्रिया माननी है। जैसे Cu+2 इलेक्ट्रॉन Cu सॉलिड, Zn+2 इलेक्ट्रॉन Zn सॉलिड, Ag+ 1 इलेक्ट्रॉन Ag सॉलिड, Ni+2 इलेक्ट्रॉन Ni सॉलिड। उसका चाहे एनोड हो चाहे कैथोड हो, हमें नरस के अनुसार ये मानना है कि वहां पे अपचयन हो रहा है, और हम अपचयन विभव निकालेंगे। आपको पता है कि अपचयन विभव को ऑक्सीजन विभव में चेंज करने के लिए माइनस का साइन लगाना है, या जो भी है साइन चेंज करना है, और ऑक्सीजन विभव को अपचयन में चेंज करने के लिए अपन चेंज कर सकते हैं। तो ये मान लिया। अब क्या कहता है कि देखो जी, नरस्ट क्या कहता है, नरस्ट के अनुसार उपरोक्त इलेक्ट्रोड के लिए इलेक्ट्रोड विभव, उपरोक्त इलेक्ट्रोड के लिए इलेक्ट्रोड विभव व मानक इलेक्ट्रोड विभव में निम्न संबंध होगा। अब ये संबंध जो है ना, अपन डायरेक्ट नहीं लेंगे, अभी धीरे धीरे बना के लेके आएंगे। ठीक है ना? क्या कहता है कि देखो जी, उपरोक्त इलेक्ट्रोड के लिए जो संबंध होगा वो क्या निकालेंगे, ये देखिए, उपरोक्त इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव E Mn प्लस कन्वर्ट इनटू M इक्वल टू E नोड Mn प्लस कन्वर्ट इनटू M। यानी ये इलेक्ट्रोड विभव हो गया, इसका तो हमें ज्ञात करना है, और ये हो गया मानक इलेक्ट्रोड विभव माइनस RT अपॉन NF Ln कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहां से याद करेंगे, ये जो ना बड़ा ब्रैकेट है, ये बड़ा ब्रैकेट स्टाइल में करना इसमें, ये है क्या, कंसंट्रेशन। ठीक है ना? तो नरस क्या कहता है कि इस समीकरण के लिए जो इलेक्ट्रोड विभव है वो क्या होगा, इसका इलेक्ट्रोड विभव बराबर होता है इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव, जिसका मान फिक्स है, माइनस RT अपॉन NF Ln उत्पाद की सांद्रता अपॉन क्रियाकारक की सांद्रता। ये चीज ज्ञात करनी, ये नियत है। R गैस नियतांक है 3.18 वाला, आपको पता ही है। T इस समय जो ताप होगा, और हमें 298 केल्विन मानते हुए चलना है। N ये स्थानांतरित किए गए इलेक्ट्रॉन है, लिए गए दिए गए, और F फैराडे 96,500 या 483 85 जो भी तुम लेते हो वो वाला। ठीक है ना? वो वाला, और Ln इनको अपन आगे सोल्व करेंगे। तो यहां तक में कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना, और ये इतना उतारो, फिर इसको आगे सोल्व करते हुए चलते हैं। ठीक है ना? उतारो, उतार लिया। अब देखो इसको और आगे चलते हैं लेके, नहीं उतारा वो वीडियो को एक बार रोक के पीछे करके उतार लेना। ठीक है ना? इसमें टाइम मिला आपको। अब देखो क्या हो गया, E Mn प्लस कन्वर्ट इनटू M इक्वल टू E नोड Mn प्लस कन्वर्ट इनटू M माइनस
RT अपॉन NF LN। अब देखो उत्पाद की सांद्रता, मैंने समीकरण मिटा दी, लिख देता हूँ समीकरण क्या है, क्योंकि उसके बिना काम नहीं चलेगा। हमने ऐसा लिया था Mn प्लस एक्वस प्लस में N इलेक्ट्रॉन इक्वल टू M सॉलिड, ये थी समीकरण। तो यहाँ उत्पाद ये बड़ा हो गया कि नहीं हो गया, और क्रिया कारक ये हो गया। तो उत्पाद की सांद्रता में क्या लिखोगे, कंसंट्रेशन ऑफ Ms, और क्रिया कारक की सांद्रता में Mn प्लस एक्वस। ठीक, अब ध्यान रखना, हमें कोई एक तांबे की छड़ दे दे और कहा कि इसकी सांद्रता क्या होगी, ठोस छड़ है, सांद्रता तो अगर वो घुली भी है कितने लीटर में कितने आपके वॉल्यूम में कितना मोल या ग्राम में तब निकाली जाती है। अगर वो ठोस है तो ठोस की सांद्रता हमेशा क्या होती है, यूनिट होती है, वन होती है। ये ध्यान रखना। शुद्ध विलायक की सांद्रता भी वन मानी जाती है, कि जल दे दिया, शुद्ध जल है, सांद्रता क्या होगी, एक होगी। कोई भी ठोस है उसकी सांद्रता हमेशा क्या होगी, एक होगी। तो यहाँ कंसंट्रेशन ऑफ Ms इक्वल टू क्या होगी, 1। यह ध्यान रखना। ठोसों, शुद्ध विलायकों या शुद्ध पदार्थ जिसमें कोई कुछ नहीं मिलाया गया, इनकी सांद्रता हमेशा क्या होती है, 1 होती है। इसको 1 मान लिया तो समीकरण क्या बन गई, E Mn प्लस M, E नोड Mn प्लस M माइनस RT अपॉन NF Ln 1 बाई Mn प्लस एक्वस, इसी से 1 रख दिया। ठीक है, अब आगे इसको थोड़ा और सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, तुमने निचोड़ा उतार लिया होगा। देखो क्या होगा, E नोड माइनस RT NF। अब देखो Ln इसकी जगह मैं 2.303 लोग लिख रहा हूं, तो क्या हो गया 2.303 लोग 1 अपॉन Mn प्लस एक्वस। इतना उतार लो, फिर RT और N की वैल्यू पुट करके इसको सोल्व करेंगे आगे। ठीक है, अब देखो जी, यहां पर वैल्यू पुट कर लेते हैं। R 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, T 298 केल्विन, F 96,500 कूलम। N का नहीं पता, तो अपने पास R का मान पता है, T का पता है, ये पता है और ये पता है। इन सब के मान अगर अपन पुट करें, N का नहीं पता क्योंकि N हर अभिक्रिया में क्या हो जाता है, चेंज हो जाते हैं। यदि इन सब के मान पुट कर लिया जाए तो इनका सॉल्यूशन करने के बाद जो समीकरण मिलती है वो ये वाली मिलती है, E Mn प्लस कन्वर्ट इनटू M इक्वल टू E नोड Mn प्लस कन्वर्ट इनटू M माइनस 0.059 बटा N लोग 1 अपॉन Mn प्लस एक्वस। ठीक है, इन सबका सॉल्यूशन करके देख लेना, आ जाएगा। टी अपन ने मानक मान लिया, R जो था वो वैल्यू आपने पुट कर दी, 2.303 था और F की वैल्यू 96,500 गुलाम पर मोल होती है, पर मोल होता है। ठीक है ना, गुलाम पर मोल। ठीक है, इन सबको पुट करोगे तो कटकटा के लास्ट में ये चीज आ गई, ये वोल्ट में आता है, इसकी यूनिट जो भी आती है वो वोल्ट में आती है, क्योंकि ये भी वोल्ट में, ये भी वोल्ट में, तो इसकी यूनिट जो भी आएगी वो वोल्ट में आएगी। यहाँ पे ये वोल्ट में लगा देता हूँ।
ठीक है ना। तो अब देखो जी, हमने जो भी सॉल्यूशन किया उसके बाद अपने को ये मिल गया। अब देखो हमें ये निकालना है, ये हमें दिया होता है, ये चीज फिक्स आ गई। एन जो भी आपको इलेक्ट्रोड दिया जाएगा उसकी विक्रिय लिखते पता चल जाएगा। तो अगर आपको उसकी सांद्रता दे रखी है तो सिर्फ सांद्रता का मान पुट करके इससे इलेक्ट्रोड वो निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। यही है तुम्हारी लारस्ट इक्वेशन, ठीक है ना। इसको ढंग से उतार लो। अब नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें इसके न्यूमेरिकल देखेंगे, और तुम पहले से करके रखना, या कोई विशेष न्यूमेरिकल जो तुम्हें नेक्स्ट क्लास में पूछना है तो पहले से ही भेज देना, ठीक है ना। वही न्यूमेरिकल मैं बच्चे का नाम लेके बोर्ड पे करवा दूंगा, क्योंकि ये मैंने थोड़ा सा करवा रखा है क्लास के अंदर, तो चाहते हो तो पहले से भेज देना, ठीक है। इसको देख लो, उतार लो। तो में से एक कंफ्यूजन कई बच्चों के आ सकता है कि ये वोल्ट मात्रक कैसे आ गया, कई बच्चों के आ सकता है, ठीक है ना। इस मात्रक का थोड़ा सा मैं अलग से कर देता हूँ। देखो आर का जो मात्रक था, इसी इतने को सोल्व करना है अपने को, इसको तो छोड़ देंगे ऐसे कैसे। आर का जो मात्रक था वो था जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ठीक है ना। टी का जो मात्रक था वो था केल्विन, एन को छोड़ दो। एफ का जो मात्रक था वो था कूलाम मोल इनवर्स। तो देखो मोल इनवर्स से मोल इनवर्स गया, कूलाम इनवर्स से कूलाम गया, बचा क्या, जूल प्रति कूलाम, और जूल प्रति कूलाम क्या होता है, वोल्ट होता है। ये चीज ध्यान रख लेना, ये वोल्ट यहाँ से आया है, ठीक है ना। कल को कोई कंफ्यूजन हो कि ये वोल्ट कहाँ से आया, क्योंकि मैंने लगाया था तभी मेरे को लग गया था कि कईयों की आंखें नाक ऊंचे चढ़ गए, ठीक है ना। तो ये जो वोल्ट है ना, ये कहाँ से है, यहाँ से है, ये ध्यान रख लेना। इसीलिए मैं क्लास बंद करने के बाद ही वापस आ गया, ठीक है, आपको सिर्फ वोल्ट बताने के लिए कि वोल्ट कहाँ से आया है। भी आपको तो सिर्फ इसमें से लेना है, बाकी तो सारा वैसे का वैसा पड़े, एन भी वैसे का वैसा पड़े, जो इसका मात्रक होगा वो इसका होगा, वो इसका होगा, ये तो अपने को प्लस माइनस वाले में पता ही है, ठीक है ना। तो देखिए आर का मात्रक अपन ने क्या लिख दिया, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको अलग से लिख लो, टी का मात्रक अलग लिख लो, और एन को छोड़ दो, एफ का मात्रक अलग लिख लो। एन तो संख्या है, संख्या का कोई मात्रक नहीं होता, इलेक्ट्रॉन है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, जो भी है, इन सब के मात्रक पुट करोगे ना तो आपके पास आएगा ये जूल प्रति कूलाम, और जूल प्रति कूलाम क्या होता है, वोल्ट होता है, चेक कर लेना फिजिक्स में, ठीक है ना। इसलिए अपन ने यहाँ पे वोल्ट लगा दिया, इसका जो भी मान आएगा वो वोल्ट में आता है, वो आपको पता ही है। और ये आपको पहले दिमाग में आना चाहिए कि अपने इलेक्ट्रॉन वो निकाल रहे हैं तो मात्रक तो वोल्ट ही आएगा, ठीक है। इसको देख लेना, ओके। आज के लिए इतना ही, आशा करता हूँ कि खूब सारे न्यूमेरिकल आएंगे ताकि कल करवा सकूँ, ठीक है ना। और कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना, ठीक है। ओके बाय।